नाराकास दिल्ली उपक्रम के द्वारा आयोजित बहुत ही सफल कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है और यहाँ आकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज के इस समारोह में उपस्थित पंचासीन विशिष्ट अतिथि श्री संजय कुलश्रेष्ठ जी, अध्यक्ष नाराकास एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक खटको, मेजर जनरल राजेश कुमार झा साहब, निदेशक निपको, श्री अनिलेश मिश्रा जी, मुख्य महाप्रबंधक EESL, हमारे पुराने साथी नागराज जी, मोहन साहब चले गए हैं शायद, विनीत गुप्ता जी, मेरे विभाग से कुमार पाल शर्मा जी, अशोक कुमार जी कहाँ व्यस्त है इस समय, यहाँ उपस्थित नाराकास कार्यालयों से आए सभी अधिकारीगण, देवियों सज्जनों, अशोक जी के द्वारा जो भी इन दिनों कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, उन्होंने मुझे वहां जाने का मौका दिया है और बड़ी सफलता से ये कार्यक्रम का संचालन करते हैं। आज सबसे पहले मुझे मौका मिला प्रदर्शनी देखने का। प्रदर्शनी देखकर मन में बहुत मन जिसे कहते हैं बहुत प्रफुल्लित हुआ। अधिकतर सभी कार्यालयों के जो प्रधान हैं, वहाँ के जो कार्य प्रमुख हैं, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, वो उपस्थित थे और जितना काम हिंदी में हो रहा है वो एक जगह जब देखने का मौका मिलता है तो वास्तव में लगता है कि ये विभाग जिस काम के लिए बनाया गया था और सरकार की जो अपेक्षाएं रही होंगी इस विभाग से, उसमें हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जिन्होंने स्टॉल लगाया, मैं उनको विशेष रूप से सभी को बधाई देना चाहती हूँ। नाम तो मैं सबका नहीं ले पाऊंगी। उसमें निपको का मैंने देखा, जहाँ मैंने एक बहुत बड़ा शब्दकोश देखा और मैंने आपसे अनुरोध किया कि मुझे उसकी एक प्रति चाहिए। NBT और NSD का था, DMRC का था, बीज निगम का था, ITPO का था। और देखिए, हम सब लोग रोज अपने कार्यों में लगे रहते हैं। सुबह ऑफिस गए, दिन भर ऑफिस की फाइलों में किया, या कहीं टूर पे जाना है वो किया, शाम को घर गए। ऐसी प्रदर्शनी में और ऐसे खुशनुमा जो वातावरण था, उसमें हमें आज कितने उपक्रमों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में पता चला। मैंने देखा जनरल साहब भी देखते रह गए कि अच्छा, ऐसी एक मोटरसाइकिल आ गई है, ये विद्युत वालों ने एक लगाया है कि वो उस पे काम कर रहे हैं, सोलर के उस पे, और जीरो कार्बन एमिशन के लिए बिजली के बल्ब बना रहे हैं। तो ये सब देख के ना एकदम लगता है कि देश हमारा कितना आगे जा रहा है। और हम सबको, हम कितना भी अखबार पढ़ लें, कितना भी टीवी देख लें, हर एक चीज के बारे में नहीं पता चलता। आज अगर हम लोगों ने जो भी इस प्रदर्शनी देखेंगे वो समझेंगे कि वास्तव में भारत 2047 के लिए तैयारी कर रहा है। बीज निगम, किस किस प्रकार के उनके यहाँ बीज आज देखने का मौका मिला। सभी कार्यालय अपनी हिंदी में पत्रिका निकालते हैं, वो भी हमें देखने का मौका मिला। और ये मुझे विश्वास है कि सभी कार्यालय अपने इसी प्रकार के समारोह आदि करते होंगे, जिससे जो अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में काम करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन मिले। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आपके यहाँ प्रतियोगिताएं भी होती होंगी सभी के यहाँ, तो वो सब तो आप जारी रखिएगा। नाराकास में एक चीज मैंने और महसूस की है कि जितने कार्यालय एक साथ यहाँ बैठने का जिनको मौका मिलता है,
और आपस में जब आप बात करते हैं तो एक दूसरे के कार्य ऑफिस में क्या काम हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये भी हमें पता चलता है। आज यदि आप देखें, अच्छा आज तो हमें बहुत ही अच्छा अवसर मिल गया कि एक हमारे बीच इतने वरिष्ठ फौजी भी आ गए और उनके आने मात्र से ही हम सबको बड़ा एक मोटिवेशन मिला। तो एक हमारे फौजी रिटायर होकर एक सिविलियन संस्था में एक उपक्रम में काम कर रहे हैं, तो उनके पास अपने उपक्रम का भी एक्सपीरियंस है और अपने फौजी जीवन का भी एक्सपीरियंस है, जिसको वो मिलाकर उपक्रम में और उसके काम में चार चांद लगाएंगे। आज नाराकास के माध्यम से ही ये मौका हम सबको मिला है कि हम सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे को सुन रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना होगा कि नाराकास की बैठकों को बड़ी गंभीरता से ले और उसमें भी कार्यालय के प्रमुख यदि आए और जो शीर्ष वहां के अधिकारी हैं वो उपस्थित रहें, तो ये आपको रिलैक्स भी करेगा, क्योंकि उस समय आप अपने जो ऑफिस की टेंशन है उसको थोड़ा भूल कर बाहर आएंगे। आप एक नई चीज पर, आप हिंदी के ऊपर, भाषा के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये भी आपको शायद मालूम होगा कि इसके लिए संविधान सभा में 3 दिन काफी गहमा गहमी हुई, काफी चर्चाएं हुई। सभी विद्वानों के अलग अलग विचार थे। कुछ कह रहे थे कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, कोई किसी और भाषा के लिए बात कर रहे थे। पर ये अच्छा है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर को 1949 को। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद एकदम से तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ होगा, जो हम समझते हैं इंग्लिश में काम हो रहा था, केंद्र सरकार के कार्यालयों में चलता रहा होगा। उसके बाद एक मुख्य पड़ाव आया था 1963 में अधिनियम, जिसमें ये पहली बार अनिवार्य किया गया द्विभाषी होना, 14 प्रकार के दस्तावेजों का द्विभाषी होना। तो जो मैं सोचती हूँ कि उसके बाद सभी मंत्रालयों में, उपक्रमों में ये एकदम हुई होगी कि भाई अनुवादक लाओ, क्योंकि अब आपको कोई भी जो ऑर्डर निकालना था वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में निकालना अनिवार्य था। तो जो मैंने सुना है कि उस समय मंत्रालयों में जो कर्मचारी हिंदी जानते थे उनको अनुवादक के रूप में उनसे काम कराना शुरू किया और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। उसके बाद देखा गया कि भाई इसमें और अधिक गंभीरता लाने के लिए 1968 का जो संकल्प निकला कि राजभाषा के संबंध में एक पूरा व्यापक कार्यक्रम प्रतिवर्ष बनाया जाएगा और उस कार्यक्रम की समीक्षा कर उसे संसद के पटल पर रखा जाएगा हर साल। उसी के क्रम में संसदीय राजभाषा समिति बनी। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे दायरा बढ़ने लगा कि जो काम हिंदी में हो रहा था उसकी भी समीक्षा की जाने लगी। मतलब उसमें पहले कुछ लक्ष्य दिए गए और उसके बाद उसकी समीक्षा भी होने लगी और वो प्रतिवर्ष हम संसद के पटल पर भी रखते हैं। 1975 में राजभाषा विभाग बना। 1976 में नियम आए राजभाषा के, जिसमें क ख ग क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया। लेकिन उसमें जो 12 है, धारा 12 है, वो ये कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी बनाती है कि वो राजभाषा के संबंध में जो भी कार्यक्रम होने हैं उन पे कार्रवाई करे और प्रगामी प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दे अपने नीचे कर्मचारियों को, अधिकारियों को। देखिए, हिंदी का प्रयोग कहीं उसमें दंड का प्रावधान नहीं है, ये प्रेरणा और प्रोत्साहन की इसमें नीति रही है। तो ऐसे में जो टॉप लेवल की लीडरशिप होती है, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, वो क्या करता है, इससे बहुत कुछ आगे डिफाइन होता है। अब मैं ये देख रही हूँ कि नाराकास में सभी कार्यालयों के जो सीएमडीज हैं, एमडीज हैं, वो बैठने लगे हैं नाराकासों में। पहले ऐसा नहीं था शायद, और सब इसकी गंभीरता भी समझ रहे हैं। और अब ये भी अब समझ में आ रहा है कि एक तो संविधान का प्रोविजन था, एक हमारी मॉरल ड्यूटी है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि हिंदी को जानना
हमारा एक दायित्व है। इसके अलावा जो अब एक बात आ गई है सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, अपनी संस्कृति पर गर्व करने की, गुलामी के चिन्हों को हटाने की, ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। और इससे हमारी जो सोचने की जो सोच है ना, वो उसमें आमूलचूल परिवर्तन अवश्य आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के सभी उद्बोधन आप देख लीजिए, सरल और सरस हिंदी में होते हैं। अभी जनरल साहब ने बात कही थी कि भी 2 तरह की हिंदी होती है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन सुन लीजिए, उससे ज्यादा सरल और सरस हिंदी क्या होगी पता नहीं। इसी प्रकार हमारे गृह मंत्री जी हैं, गृह मंत्रालय में 100% काम हिंदी में होता है, जबकि इतना बड़ा मंत्रालय है। और प्रधानमंत्री जी की इच्छा को देखते हुए, और हमारे खैर बहुत सारे मंत्री जी भी, अब अधिकतर मंत्रालयों में काम हिंदी में हो रहा है। कई मंत्री जी ने तो बिल्कुल कह दिया है कि मेरे पास फाइल आएगी तो हिंदी में आएगी। तो ये एक बहुत परिवर्तन हो रहा है। तो मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं आपको 3-4 पॉइंट जो मुझे क्रोनोलॉजी समझ आई है वो बताती हूँ। हमारा संविधान, उसका अनुच्छेद 343 और 351 यदि आप पढ़ लें, जो ये कहता है कि हिंदी को समावेशी रखें, उसमें सभी हमारे सामाजिक तत्वों को उसमें हम उसका निचोड़ डालें। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि हिंदी बड़ी क्लिष्ट और अपने में होगी, हिंदी सभी से मिलकर होगी। दूसरा हो गया हमारे अंदर ये सोच कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना है, हमें अपनी भाषा और सभी क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाना है। उसमें शिक्षा नीति यदि आप देखें, जो कहती है कि मातृभाषा में बच्चों की शुरुआत की पढ़ाई हो, जिससे उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से बने। उसके बाद सरकारी कार्यालयों के लिए मैं कहूंगी कि धारा 3(3) अधिनियम की 14 तरह के दस्तावेज अनिवार्य हो, उसका उल्लंघन थोड़ा गंभीरता से लिया जाता है। उसके बाद कार्यालय प्रधान धारा 12 को याद रखें, जिसमें उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है। तो हमारे कार्यालय प्रधान जितना खुद राजभाषा में काम करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, और जो कर्मचारी खासतौर से जो इंग्लिश नहीं जानते, उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो कि कोई उनमें हीनता की भावना आए, ये आपको जरूरी है। इसके साथ साथ कोशिश ये करनी है कि अनुवाद भी हो, लेकिन मूल काम हम हिंदी में करें। इसके लिए आईटी टूल्स का भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास कंठस्थ बहुत ही अच्छा आईटी टूल है हिंदी और इंग्लिश के लिए, जो मैं कह सकती हूँ कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी टूल है। ये गूगल आप भूल जाएंगे, कंठस्थ को आप इस्तेमाल करिए, पूरा डेटा आपका अपने देश में रहेगा, और इसकी जो अनुवाद की क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है। तो बस मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको पुनः एक बार बहुत बधाई देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए, अध्यक्ष जी को भी, और अशोक जी कहाँ हैं उनको भी। अशोक जी हमारे हर सम्मेलन में, जो अखिल भारतीय सम्मेलन होता है, सब में आगे बढ़कर बहुत हमारी मदद करते हैं, और आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।